हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस मास। एक कंटिन्यूअस मास कहने का मतलब यहाँ पे है रिंग, डिस्क या फिर स्फीयर के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, दैट बेसिकली वी नीड टू फाइंड। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट विल कंसिडर द रिंग। जो पहला कंटिन्यूअस मास है हमारे पास वो है हमारा रिंग। तो एक रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसकी एक्सिस पे कितना होगा वो हमें निकालने हैं। हालांकि इसके पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग निकाल चुके हैं एंड द सेम सिचुएशन विल अप्लाई ओवर हियर। बट एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें जो पता है वो पॉइंट मास के वजह से पता है। यदि कोई पॉइंट मास m है और r डिस्टेंस पे यदि कोई एक पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो तो पॉइंट मास के वजह से हमेशा, यानी पॉइंट मास मतलब छोटे से मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है -gm/r। और इसी फॉर्मूले को हम बार बार यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस मास। तो अभी के लिए हमारा पहला जो कंटिन्यूअस मास है दैट इज आवर रिंग। तो चलो एक रिंग ड्रॉ कर लेते हैं और रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा दैट विल फाइंड ऑन इट्स एक्सिस। तो ये हमारा एक रिंग है और रिंग की एक्सिस के ऊपर हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स कंसिडर दिस इज आवर एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग का ये हमारा एक्सिस हो गया। अब एक्सिस के ऊपर कहीं भी हमने एक पॉइंट ले लिया, यानी रिंग कुछ इस तरह से ऐसा शेप है और उसकी एक्सिस जो बीच में से पास हो रहे हैं उस एक्सिस के ऊपर कहीं एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट समवेयर ये वाला पॉइंट है, दिस इज द P पॉइंट at which we need to find the gravitational potential due to ring। और रिंग का complete mass of the ring that is given m और साथ ही साथ radius of the ring that is also provided to us। और radius कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा radius of the ring है जो कि कैपिटल R के टर्म में given है। So this is our कैपिटल R, radius of the ring। P पॉइंट का जो लोकेशन है वो भी हमें पता है, यानी P पॉइंट ये सेंटर से, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे है अभी के लिए। सो दिस इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब रिंग के वजह से यदि P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो तो हमें तो फार्मूला पता है पॉइंट मास की वजह से। हमें पूरे रिंग मतलब क्या है, बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे मास से मिलके बना हुआ है। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास इनसाइड द रिंग विल कंसिडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द रिंग जिसका मास है dm। तो ये हमने रिंग में एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया जिसका मास है dm। अब ये जो dm है इतना छोटा है कि ये पॉइंट मास बन गया और ये पॉइंट मास P पॉइंट से यदि देखें सो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा दैट इज स्मॉल r। और ये हम बेसिकली स्मॉल r की वैल्यू यदि देखें पाइथागोरस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 90 है तो ऑब्वियसली यहाँ से निकाल सकते हैं दिस विल बी √r² प्लस ऑफ x²। तो ये हो गया हमारा r की वैल्यू, यानी इस छोटे से मास के वजह से P पॉइंट पे हमें निकालना है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पॉइंट मास की वजह से हमें फॉर्मूले ऑलरेडी पता है gm/r। अभी का जो सिचुएशन बन गया वो ये बन गया कि यहाँ पे हमारा dm मास है छोटा सा और एट अ डिस्टेंस r पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा -gm/r। तो यही फॉर्मूले जस्ट हम यूज कर रहे हैं। तो स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल मास dm एट पॉइंट P, जो स्मॉल पोटेंशियल होगा वो होगा dv। स्मॉल पोटेंशियल को dv से लिखेंगे और इसकी वैल्यू यदि बात करें P पॉइंट पे तो -gm/r, तो माइनस ये हो जाएगा g, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास की जगह हो जाएगा dm डिवाइड बाय r, ये इतना हो गया। ओके, r की वैल्यू हालांकि आप पुट कर सकते हैं और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें जस्ट इसे इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन, आफ्टर द इंटीग्रेशन विल गेट द टोटल पोटेंशियल। सो माइनस कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा और आर की वैल्यू जो है हमारा वहां से दिख रहा है दैट इज √r² प्लस x², ये इतना है। और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, क्योंकि ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है r² प्लस x²। रीजन क्या है कि यदि ये रिंग है हमारा तो रिंग से P पॉइंट, यदि कहीं भी रिंग के ऊपर वो P पॉइंट ले तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। हमने नीचे भी ले लिया ये डिस्टेंस तो P पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा रिंग का क्या रहेगा,
सेम रहेगा, इट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट पैरामीटर, इसलिए हमको बाहर करना पड़ा। अब dv का इंटीग्रेशन मतलब टोटल पोटेंशियल v मिल गया, और यदि बात करें इधर तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ g रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। बट यहाँ से यदि हम इंटीग्रेशन dm करें तो इंटीग्रेशन dm मतलब कहने का मतलब ये पूरा टोटल मास हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो सभी छोटे छोटे मास को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मास ऑफ द रिंग आ जाएगा। सो दिस विल बी टोटल मास, उसको कैपिटल M से लिख देते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग ड्यू टू मास ऑफ द रिंग। यानी रिंग के मास की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना आ गया। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। और माइनस आने का साइन, माइनस का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी पॉइंट यदि यहाँ पे हमने रखा तो उसको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो सिस्टम बाउंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। नाउ विल मूव टू द अनदर कंटिन्यूअस मास, और वो है हमारा डिस्क। यानी अब हमें निकालना है डिस्क के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो सेकंड कंटिन्यूअस मास विच वी हैव ओवर हियर दैट इज डिस्क। तो डिस्क के अगेन एक डिस्क लेंगे और उसका मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, और उसके एक्सिस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा दैट विल फाइंड। तो सिचुएशन को पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है, दिस इज अ डिस्क। ओके, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, इसको फिल कर लेते हैं सर। तो ये हमारा एक डिस्क हो गया, और डिस्क की एक्सिस के ऊपर फिर से हमें निकालने हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो लेट अस ड्रॉ द एक्सिस, और एक्सिस इस बार यदि ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ओके, तो ये आगे भी रहेगा और पीछे भी रहेगा, तो ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ द डिस्क। अब हमें क्या करना है, इसके एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस केस में, इस तरह के सिचुएशन में बेसिकली हम कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसी भी एक्सिस के ऊपर मान लो P पॉइंट हमने ले लिया, दिस इज अ P पॉइंट ऑन द एक्सिस, और सिचुएशन वही है कि अगेन दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, x डिस्टेंस पे है ये P पॉइंट, और रेडियस ऑफ द डिस्क दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस, यानी टोटल रेडियस जो है दैट इज कैपिटल R है, मास m है, और टोटल रेडियस है कैपिटल R। ओके, अब यदि डिस्क के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो तो डिस्क जो है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बेसिकली बना है। यदि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग को, अलग अलग साइज के रिंग को कंबाइन कर दें, सो दिस इज नथिंग बट द डिस्क। यानी डिस्क जो बनता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग। तो हम छोटे से मास चूज करने के लिए क्या करेंगे इस बार कि रिंग के अंदर एक्सिस से हम r डिस्टेंस पे जाएंगे, और एक्सिस से r डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा रिंग कंसिडर कर लेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसा होगा। सो वी हैव कंसिडर अ स्मॉल रिंग, और इस रिंग का जो थिकनेस है वो dr मान लेते हैं। यानी ये जो रिंग हमने लिया है, द थिकनेस ऑफ दिस रिंग दैट इज dr। तो r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का हमने रिंग ले लिया है। ये डायग्राम को थोड़ा सा आपको बहुत ही केयरफुली समझना पड़ेगा। वी हैव मूव्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ r, स्मॉल r, और स्मॉल r डिस्टेंस पे जा करके dr थिकनेस का हमने रिंग लिया है, दिस इज dr थिकनेस, और साथ ही साथ ये जो रेडियस है रिंग का दैट इज स्मॉल r। तो r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का हमने एक रिंग ले लिया है, और उस रिंग के वजह से, थोड़ा सा रिंग को हम अच्छी तरह ड्रॉ करके दिखाते हैं, दिस इज द रिंग, और इस रिंग के वजह से P पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा दैट वी विल फर्स्ट फाइंड। ओके, तो इस रिंग के वजह से P पॉइंट पे यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे तो रिंग का फार्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ रिंग। किसी भी रिंग के वजह से P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है दैट इज माइनस gm बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम रिंग के वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे तो पहले इस रिंग का हमें मास लेना पड़ेगा, और इस रिंग का जो मास है, लेट्स कंसिडर द मास ऑफ दिस रिंग दैट इज dm। सो dm क्या है, दिस इज मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग जिसका थिकनेस कितना है dr, मास ऑफ रिंग हुज थिकनेस इज dr।
तो इस dm के वजह से p पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख पाएंगे। बट क्वेश्चन है ये dm कितना होगा, तो dm की वैल्यू हम एक लाइन में लिख रहे हैं, dm इक्वल टू, यहाँ पे हमेशा ऐसे होता है मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। कहने का मतलब ये जो रिंग हमने लिया है इसको यदि हम कट करके बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के यदि हमने स्ट्रेच कर दिया तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। एंड दिस विल हैव, और इस रेक्टेंगल का, लेट मी ड्रॉ द रेक्टेंगल आउटसाइड, तो वो रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा जब उस रिंग को काट के हम बाहर निकालेंगे। और रिंग का जो लेंथ होगा, यानी इस रिंग को बेसिकली हमने काट के यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, और इस रिंग का जो एरिया होगा दैट वी नीड टू फाइंड एरिया, वो निकालने के लिए हमें लेंथ निकालना पड़ेगा, और इसका लेंथ होगा 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, तो 2 पाई आर इसका लेंथ हो जाएगा। और विड्थ जो है दैट इज इक्वल टू द थिकनेस, और थिकनेस हमने माना है dr। तो इस छोटे से एरिया यानी स्मॉल एरिया dA जो है, ये वैल्यू आ जाएगा कितना, लेंथ इंटू विड्थ दैट इज 2 पाई आर इंटू ऑफ dr। अब इसी से हम dm की वैल्यू निकाल लेंगे। dm जनरली होता है सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, और छोटा सा एरिया अभी हमारा क्या, dA। ओके, सो सिग्मा इनटू dA। अब सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया कहने का मतलब टोटल मास ऑफ द रिंग डिवाइड बाय टोटल एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया हमें वहां दिख रहा है, रिंग का एरिया जो है दैट इज 2 पाई आर इंटू dr। तो यहाँ से आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली विल गेट द वैल्यू ऑफ dm दैट इज द मास ऑफ द रिंग, जो कि आ गया 2m r dr डिवाइडेड अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ dm। अब ये dm निकालने का दूसरा भी मेथड है। dm बेसिकली क्या है, ये जो रिंग है उसका मास है। तो दूसरा मेथड क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल रेडियस या टोटल एरिया जो है डिस्क का दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया में टोटल मास है कितना, m, तो 1 एरिया में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर। हमें कितने एरिया में चाहिए, हमें रिंग के एरिया में चाहिए, क्योंकि रिंग का मास निकालना है। सो 2 पाई आर इंटू dr, इतना एरिया में कितना होगा मास, तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया दैट इज 2 पाई आर इंटू dr। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dm, और यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो वही dm की वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब है इस तरह से हम dm की वैल्यू निकाल सकते हैं। dm इज नथिंग बट द मास ऑफ द रिंग। रिंग का जो मास है वो इस समय dm है। अब ये इसलिए निकालें क्योंकि हमें रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलरेडी पता है, -gm बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस dm यानी रिंग के वजह से p पॉइंट पे टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख देंगे, और वो कितना होगा, स्मॉल पोटेंशियल होगा क्योंकि स्मॉल मास है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, फार्मूला रिंग का लिख रहे हैं तो g इंटू dm, ये हो गया हमारा मास, डिवाइडेड अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। बट अभी के लिए r हमारा जो रिंग का रेडियस है दैट इज स्मॉल r, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। x तो वही डिस्टेंस है अभी भी, दैट इज सेंटर टू द p पॉइंट। ओके, तो ये स्मॉल मास निकल गया। अब dm की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो फाइनली वी विल गेट फ्रॉम हियर माइनस g, और dm की जो वैल्यू है दैट इज 2m r इंटू dr डिवाइडेड अपॉन, नीचे है क्या, r स्क्वायर, तो उसको नीचे लिख देते हैं r स्क्वायर। तो ये हमने dm की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और पहले से रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करने का बहुत ही सिंपल एक मेथड हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, टोटल पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो फाइनली विल हैव ओवर हियर माइनस ऑफ g, और 2 भी बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, डिवाइड अपॉन r स्क्वायर। ये इतना कांस्टेंट आ गया। जो इंटीग्रेशन में बचेगा दैट विल बी r dr डिवाइडेड अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इतना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यदि निकालना है तो r की वैल्यू सबसे छोटे रिंग से लेकर के सबसे बड़े रिंग तक जाना है। तो सबसे छोटे रिंग का रेडियस 0 हो जाएगा एट द सेंटर, और सबसे बड़े रिंग के रेडियस डिस्क के रेडियस के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 टू कैपिटल R। अब इसका इंटीग्रेशन या इस तरह के इंटीग्रेशन को करने का सिंपल तरीका ये है कि हम केवल ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं,
नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर किसी तरह एडजस्ट करना है। तो नीचे क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस पूरे को एक वेरिएबल के जैसा ट्रीट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर फिट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r dr, और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं इसलिए केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर का हो गया 2r और dr डिफरेंशिएशन कर दिए। x का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा क्योंकि x कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हमें किसी भी तरह नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लाना है, तो ऊपर r dr ऑलरेडी है बट हमें चाहिए 2r dr। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा 2r dr। तो अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, 2 को सामने रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक 0 to r था, 2 को उठा के हम सामने रख दे रहे हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा gm/r² केवल। सो दिस इज माइनस gm डिवाइड अपॉन r², और 2 को अंदर रख दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रख दिए, और ऐसा करने से क्या होता है, पूरे वेरिएबल यानी ये जो नीचे पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को एक सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब है इसको हम कैसे इंटीग्रेशन मानेंगे, इसको हम ऐसा मानेंगे कि दिस इज नथिंग बट dx रूट ओवर x का इंटीग्रेशन। x मतलब वेरिएबल है, अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे y मान सकते हैं। तो जब भी नीचे के ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो पूरे ब्रैकेट को सिंगल वेरिएबल के जैसा ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा dy और नीचे हो जाएगा रूट ऑफ y, और इसका इंटीग्रेशन यदि करना हो तो इंटीग्रेशन में पावर केवल इंक्रीज होता है। तो ये बेसिकली है इंटीग्रेशन y का पावर -12 है, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो इसका इंटीग्रेशन फाइनल आंसर जो आएगा -12 + 1 डिवाइड बाई -12 + 1। तो -12 + 1 यदि करेंगे तो ये हो जाएगा इसका पावर हाफ, और नीचे भी आ जाएगा हाफ, हाफ से ये 2 ऊपर चला गया और ये हो गया रूट ऑफ y। तो कहने का मतलब इस पूरे ब्रैकेट का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 2 रूट ऑफ दिस ब्रैकेट। इस पूरे ब्रैकेट का जो नीचे जो ब्रैकेट दिख रहा है रूट के अंदर, उसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 2 ऑफ रूट ऑफ दैट ब्रैकेट। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं बट हम उतने में नहीं जा रहे हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, dv का इंटीग्रेशन हमारा v आ जाएगा। ओके, एंड ओवर हियर वी हैव माइनस ऑफ gm डिवाइडेड बाई r², ये इतना हो गया, और इधर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन करते समय थोड़ा सा इधर याद रखें, इधर भी आपको रेंज पुट करना चाहिए। एक्चुअली में कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से लेकर r तक। तो जब 0 आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे यदि हमने बोला कि x की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है, या r की वैल्यू 0 रख दें, तो 0 रहने का मतलब सेंटर पे, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट, मतलब यहाँ पे एट सेंटर यदि किसी ने पूछ दिया, एट सेंटर ऑफ रिंग, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं। सेंटर कहने का मतलब x की वैल्यू 0 हो गया, यानी ये P पॉइंट सेंटर के ऊपर आ गया। तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके लिए x को 0 कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगा -gm डिवाइडेड अपॉन क्या, रूट ओवर r² मतलब r। तो सेंटर पे Vc, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिंग के सेंटर पे कितना होता है, -gm/r। तो वही कहानी यदि हम यहाँ पे लगाएं कि रिंग के वजह से हमने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा, बट रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी जो सबसे छोटा रिंग है उसके सेंटर पे यदि लिखें, छोटे रिंग मतलब क्या, मास 0 हो जाएगा। तो उसका भी यहाँ पे रेंज पुट कर सकते हैं, हालांकि हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट हम आपके लिए छोड़ देते हैं, जस्ट v लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv। ओके, अब इसके वजह से यदि हम पोटेंशियल देखेंगे -gm/r² आ गया। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी बताया था 2 रूट ओवर y, तो रूट मतलब ये पूरा ब्रैकेट दैट इज नथिंग बट r² प्लस ऑफ x²। ओके, और इसका हमें रेंज पुट करना है कहाँ से, 0 से लेकर के कैपिटल R। नाउ आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, इस 2 को बाहर कर लेते हैं, ये बन जाएगा -2gm डिवाइड अपॉन कैपिटल R²। अपर लिमिट कहने का मतलब जहाँ स्मॉल r है वहाँ कैपिटल R आ जाएगा। सो दिस विल बी समथिंग लाइक रूट ओवर कैपिटल R² प्लस ऑफ x², ये हो गया। माइनस ऑफ लोअर लिमिट कहने का मतलब जहाँ स्मॉल r है वहाँ पे 0 कर देना है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, ये तो 0 हो गया तो ये बचेगा केवल x²।
तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर कहने का मतलब आप डायरेक्टली इसको एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू द डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमारा फार्मूला आ गया। ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ये इतना फार्मूला आ गया। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं। तो हालांकि ये हमें दो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। अब हम एक जनरल फार्मूले की बात कर रहे हैं कि हमने स्फीयर की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताया था, रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताया, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बताया। डिस्क की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताया, यहाँ पोटेंशियल भी बताया। उसी तरह स्फीयर की वजह से आपको ऑलरेडी पता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और अब हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो कहने का मतलब दोनों फार्मूले को याद यदि रखने से अच्छा है दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन व्हाट? यदि पूरा ओवरऑल हम कंक्लूजन ये बताएं कि बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने 4 पैरामीटर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। वो पहला पैरामीटर जो है वो है फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम कंक्लूजन में जा रहे हैं कि हमने बेसिकली पढ़ते क्या है इस चैप्टर में। ओके, तो कंक्लूजन बता रहे हैं, अभी तक का कंक्लूजन। अभी तक हमने बेसिकली 4 पैरामीटर पढ़े, और वो 4 पैरामीटर क्या है? पहला है फोर्स। तो मान लेते हैं एक कैपिटल एम मास है और एक स्मॉल एम मास है। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम मास की वजह से, मतलब एक सोर्स मास है और एक टेस्ट मास है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यदि मान लो अभी के लिए दिया है स्मॉल आर, और हमें पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है जी, सोर्स मास टेस्ट मास डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा फोर्स का कहानी। ओके, अब इसी तरह से जैसे फोर्स है, फील्ड एक पैरामीटर आ गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट मास, और जब हम वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारा कितना है? जी एम डिवाइडेड अपॉन क्या? आर स्क्वायर, और डिवाइड अपॉन एम, तो एम और एम हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली पॉइंट मास की वजह से ये फॉर्मूला आ गया था जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये पूरा कहानी था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का। जैसे फोर्स होता है उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। इसी तरह से हमने पढ़ा कि जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, फॉर्मूला था माइनस 2 मास के बीच में जी m1 m2 बाई आर, तो यहाँ पे हो गया कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो ये हो गया 2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टर्म आ गया था, और ये था पोटेंशियल पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास। और जब हम फार्मूले को रिप्लेस करेंगे तो v का फार्मूला जो आएगा, यानी u का फार्मूला जब यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई आर। तो जिस तरह से फोर्स और फील्ड होता है उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल होता है। ओके, ये दोनों एनालॉगस या एक एनालॉजी के टर्म में याद रख सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही क्वांटिटी जो है हमारा, बोथ फोर्स एंड फील्ड, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर फॉर्म है या वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहाँ पे यदि बात करें पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, या फिर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन। तो कई बार हमें क्वेश्चन में फोर्स गिवन रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी गिवन रहेगा, फोर्स पूछेगा, या फिर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 90% सिचुएशन में इस केस में पोटेंशियल गिवन रहेगा, फील्ड पूछेगा, या फील्ड पता है, पोटेंशियल निकालना है। सो हाउ वी कैन रिलेट दिस टू इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। So let's move to the next topic now. That's called relation between gravitational field and potential. Gravitational field and gravitational potential. Gravitational potential. तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, दैट बेसिकली वी नीड टू फाइंड।
सो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो कई बार फील्ड दिया रहेगा, पोटेंशियल पूछेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा, फील्ड पूछेगा। तो सिंपल कहानी स्टार्ट होता है वर्क एनर्जी चैप्टर से, जहां पे आपको पता है कि व्हाट वी नो फ्रॉम वर्क एनर्जी चैप्टर कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मतलब अभी के लिए ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट यदि स्मॉल टाइम में हम वर्क लिखें तो फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल द वर्क डन दैट विल बी अ स्मॉल वर्क डन, जिसको हम dw लिख सकते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑल्सो अ स्मॉल पैरामीटर फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। ये हो गया। अब स्मॉल वर्क डन कहने का मतलब है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन राइट डेफिनेटली फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से लिख रहे हैं, हालांकि ds से भी लिखते हैं, बट यहाँ पे बार बार हम 2 पॉइंट मास के बीच में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो r ले रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द डिस्प्लेसमेंट एज dr, और माइनस ऑफ ये हो गया हमारा du। ओके, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, और अभी के लिए मान लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो cos थीटा आएगा, a डॉट b में ab cos थीटा, cos 0 हो जाएगा 1। So from here we can write the formula of gravitational force that will be minus of du by dr. So this is how if potential energy is given to us, यदि हमें potential energy given है और हमें पूछ दिया force के बारे में, so this is a potential energy u है ये, और हमें फोर्स पूछ दिया, तो जस्ट हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे, फोर्स निकल जाएगा। कहने का मतलब है यदि पोटेंशियल एनर्जी मान लो आपको दे दिया 3r² प्लस 2r प्लस 4, और बोल रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो आपको क्या करना है, फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ du बाई dr, तो जस्ट इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, माइनस को माइनस रहने देंगे और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dr मिल जाएगा, जो कि मिलेगा यहाँ से 6r प्लस 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। सो दैट इज आवर फोर्स। तो यदि क्वेश्चन में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो और फोर्स पूछा है, so definitely we will just differentiate that equation, that's the relation between force and potential energy। but हमारा हेडिंग है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड कहने का मतलब हो गया E, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहने का मतलब हो गया V। तो E और V में हमें रिलेशन चाहिए, ना कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम हियर कि 2 सिचुएशन हमें पता है। वी हैव what we have sir, the 2 equation। पहला इक्वेशन है that is field equal to force per unit test mass। ओके, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि force that is equal to mass into gravitational field, ये पहला सिचुएशन पता चल गया। उसी तरह से हमें एक और सिचुएशन पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल that is gravitational potential energy per unit test mass, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जस्ट हम ये 2 सिचुएशन को यूज करेंगे, फर्स्ट दिस वन एंड दूसरा दिस वन। यानी हमारे पास फोर्स है तो फोर्स को हटा के मास इनटू फील्ड लिखने वाले हैं, और जहां पोटेंशियल एनर्जी है उसको हटा के हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन से थोड़ा सा यदि हम और आगे बढ़ें, सो नाउ वी कैन राइट फोर्स के जगह पे मास इनटू फील्ड। So mass into gravitational field that will be minus of d of dr, और जहां पे हमारा क्या है potential energy है, at that place now we'll have mass into gravitational potential। हालांकि मास कांस्टेंट है जो कि डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और कांस्टेंट है तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहां से हमारा फील्ड इक्वल टू निकल गया माइनस ऑफ dv बाई dr, एंड दैट्स द सिचुएशन। इसी फॉर्मूले का हमें बेसिकली डेरिवेशन करना था, and that's the relation between gravitational field and gravitational potential। तो कहीं भी क्वेश्चन में यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हो और फील्ड निकालना हो तो हालांकि ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। बट यदि मान लो क्वेश्चन में कई बार उल्टा सिचुएशन है कि हमें फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है, फ्रॉम दिस फार्मूला विल हैव टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप हमारा कुछ ऐसा होगा कि dv और dr को हम इधर भेज देंगे। तो जैसे आपने यहाँ dr नीचे भेजा था तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट था, उसी तरह dr को इस बार इधर भेजेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। सो कहने का मतलब है dv दैट वी नीड टू राइट, dv लिख रहे हैं, माइनस साइन इधर कर दिया हमने, और ये जब dr इधर आएगा, dr आते ही जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नीचे चला गया था,
और ऊपर आते यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा ई डॉट डी आर. सो दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर. ओके, तो ये हमारे पास दो फार्मूले आ गए. अब इस दो फार्मूले का यूज कब करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है. तो जो पहला फार्मूला है ये फार्मूला का यूज हम करेंगे कब, जब क्या गिवन हो, v इज गिवन, यानी v क्या रहेगा, हमें गिवन रहेगा. ओके, और e हमें फाइंड करना है. ओके, e वी नीड टू फाइंड, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. और यदि उल्टा हो गया, क्वेश्चन में e पता है, e इज गिवन, e गिवन है. ओके, और हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, v वी नीड टू फाइंड, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे. कहने का मतलब यदि v गिवन है, e निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और यदि मान लो उल्टा है कि e गिवन है और v निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. फार्मूले में इंटीग्रेशन भी यहाँ पे आ जाता है. टोटल वैल्यू निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेशन लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिख सकते हो. तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर. दिस इज हाउ वी यूज द टू कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले इस फार्मूले का हम आपको यूज बताते हैं कि इस फार्मूले का यूज है क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फार्मूला. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बट फार्मूले में आगे बढ़ने से पहले फार्मूले को और डेप्थ में समझ लेते हैं. केस 1 समझते हैं. ओके, जहां पे आपको फार्मूला हमारे पास है E इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन डी आर. अब ये है मास्टर फार्मूला, ये फादर ऑफ ऑल द फार्मूला अभी के लिए पहला केस में. अब ये dr की जगह कुछ भी हो सकता है. कई बार क्वेश्चन में dr तो जनरल डिस्प्लेसमेंट है. इट मे बी अलोंग x एक्सिस, इट मे बी अलोंग y एक्सिस एज वेल एज अलोंग z एक्सिस. तो इसको यदि हम जनरल फॉर्मेट के टर्म में लिखें तो E अलोंग x डायरेक्शन यदि केवल निकालना हो, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली अलोंग x एक्सिस, दैट विल बी माइनस ऑफ dv बाई dx. और यदि y के अलोंग निकालना हो तो यहाँ पे x के जगह यहाँ y आ जाएगा. बट जब भी एक ही पैरामीटर मल्टीपल वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, जैसे मान लो E केवल R पे डिपेंडेंट है तो ये फार्मूला सही है, बट E X पे भी डिपेंडेंट है, Y पे भी डिपेंडेंट है, Z पे भी डिपेंडेंट है. इन दैट केस वी नीड टू टेक द पार्शियल डिफरेंशिएशन. कहने का मतलब है D ना लिख करके हमें डेल सिंबल यूज करना पड़ता है फॉर द मल्टीपल डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डेल V बाई डेल एक्स. ओके, मतलब ये है वही चीज, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, तो थोड़ा सा x के टर्म में, थोड़ा सा y के टर्म में, इसलिए डेल यूज करना पड़ता है. नाम है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन. सिमिलरली y के एक्सिस के अलोंग कितना फील्ड है वो निकालने के लिए ये हो जाएगा डेल v बाई डेल y. और z के तरफ यदि हमें फील्ड की वैल्यू निकालना हो तो दैट विल बी माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल z. ओके, तो ये इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं. अब यदि हमें ये सारे पैरामीटर पता है और पूछा है कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फील्ड ओवर हियर, तो टोटल फील्ड या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट मतलब टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इसको लिखते हैं E को वेक्टर फॉर्म में. तो x के तरफ भी फील्ड आया, y के तरफ भी और z के तरफ भी, तो टोटल फील्ड जो आ जाएगा दैट विल बी E अलोंग x डायरेक्शन i कैप प्लस E अलोंग y डायरेक्शन j कैप एंड E अलोंग z डायरेक्शन k कैप. ये इतना आ गया. तो ये निकल गया हमारा बेसिकली टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, बट ऑब्वियसली कई बार आपको केवल क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा. तो यदि क्वेश्चन में कहीं भी केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है तो आपको ऑलरेडी आता है कि E का जो मैग्नीट्यूड होगा, द वैल्यू दैट विल बी रूट ओवर ऑफ I कंपोनेंट स्क्वायर, J कंपोनेंट स्क्वायर एंड K कंपोनेंट स्क्वायर, यानी EX स्क्वायर प्लस ऑफ EY स्क्वायर प्लस ऑफ EZ स्क्वायर. एक एग्जाम्पल लेते हैं तब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा. तो एग्जाम्पल यदि मान लो, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है समथिंग लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट एग्जाम्पल. तो मान लीजिए आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये दिया है. सो एग्जाम्पल नंबर 1. तो आपको बोला है कि E की वैल्यू निकालना है हमें, और क्वेश्चन में बोला है लेट मी गो ओवर हियर. यस, तो यहाँ पे आपको E की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, और बोला है V इक्वल टू गिवन है. बोला है इफ V इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 4r देन फाइंड E, देन फाइंड E. E की वैल्यू निकालना है, V गिवन है.
सो एज वी नो, जब भी हमें v दिया रहेगा और e निकालना है, द सिचुएशन विच वी हैव ओवर हियर, जस्ट डिफरेंशिएट कर देना है, यानी e दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dr। तो जो आपको v का इक्वेशन है उसको जस्ट एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट विल बी माइनस, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 6r प्लस ऑफ 4, एंड दैट्स आर द फाइनल आंसर। बट यदि मल्टीपल डिपेंडेंस है तो ये सारी कहानी लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह क्लियर होगा। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन इज गिवन समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन बोला है इफ v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस z स्क्वायर, ये ऐसा दिया हुआ है और हमसे पूछा है देन फाइंड ई नेट, मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और मान लेते हैं वो वेक्टर फॉर्म में अभी के लिए फाइंड करनी है। सिचुएशन बहुत सिंपल है कि इस बार जो क्वेश्चन में गिवन है फिर से v पता है और e निकालना है, बट यदि बात करें v जो गिवन इक्वेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन x एज वेल एज ऑन y, और वो v जो है वो z पे भी डिपेंडेंट है, x पे भी डिपेंडेंट है, y पे भी डिपेंडेंट है, और ये z पे भी डिपेंडेंट है। तो हमें ऐसे केस में बेसिकली क्या करना पड़ता है, वी नीड टू अप्लाई द पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ई एक्स ई वाई ई जेड निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब ये डिफरेंशिएशन करते समय हम हमेशा याद रखेंगे सिचुएशन ऐसा होगा कि केवल x वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y z कांस्टेंट रह जाएगा। तो y और z को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे, और इसकी वैल्यू यदि हम निकालें यहाँ से इस इक्वेशन में, यदि हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x स्क्वायर x वेरिएबल है तो ये 4x हो जाएगा, और बाकी सभी पैरामीटर x यहाँ पे वेरिएबल है तो फिर से 3x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन 1, और तो केवल बचा y, और z कांस्टेंट हो जाएगा, और y भी कांस्टेंट था यहाँ पे, z कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। ओके, सो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ ex, और यहाँ पे माइनस साइन बाहर था तो माइनस आपको लगा के रखना है, और इसको अभी के लिए 0 को हटा देते हैं, 0 को ना भी लिखें तो चलेगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द field along the x-axis. Now let's find the field along the y-axis. So EY यदि निकालना है तो y वेरिएबल रहेगा del v by del y, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस को रहने देते हैं, और इसी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले तो केवल x स्क्वायर है, ये पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे केवल y है तो 3x कांस्टेंट है, बट y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, कहने का मतलब ओवरऑल आंसर माइनस 3x हो गया। उसी तरह यदि z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें सो दिस विल बी आवर डेल v बाय डेल z, और z वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों 0, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा केवल 2z। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ और फील्ड अलोंग x y एंड z। तो नेट वैल्यू ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट, x के अलोंग, y के अलोंग और z के अलोंग जो है जस्ट i कैप, j कैप, y और j कैप और z कैप लगा देना है, तो e along z and k cap. So let's plug the value and we'll get the final answer from here. So net value of field e along x जो निकला था that is minus of this. So minus of this is 4x plus of 3y and whole times of I cap हो गया। उसी तरह y के along minus 3x आया तो ये हो जाएगा minus 3x और ये हो जाएगा j cap, और z के अलॉन्ग यदि देखें तो ये आ गया माइनस ऑफ 2z इंटू के कैप, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में नेट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और हम अभी तक खेल रहे थे पहले फॉर्मूले के ऊपर, दैट इज v इज गिवन, ई वी नीड टू फाइंड। अब मूव करते हैं कि ये दूसरे फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम फॉर्मूले इसलिए डिराइव किए क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर हमें निकालना है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर निकालना है, और ग्रेविटेशनल फील्ड हमें स्फीयर के वजह से पता है, यानी स्फीयर सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो तो फील्ड हमें पता है और पोटेंशियल हमें निकालना है, इसलिए हमने ये कहानी किया। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल डायरेक्ट लेते हैं स्फीयर के वजह से, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। So we have gravitational potential
ड्यू टू स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, यानी एक स्फीयर के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्फीयर में हमारे पास दो स्फीयर हो जाता है, सॉलिड स्फीयर एज वेल एज द हॉलो स्फीयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉलो स्फीयर का। तो एक हॉलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, लेट्स सी दैट। सो केस नंबर 1 विच वी हैव दैट इज अ हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हॉलो स्फीयर में भी उसके अंदर हो सकता है या उसके बाहर हो सकता है, इनसाइड द हॉलो स्फीयर एज वेल एज द आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। सो लेट अस टेक द सिचुएशन कि हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, दैट इज समथिंग लाइक दिस इज अ हॉलो स्फेरिकल सेल। अब इसके अंदर हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर बाहर हो सकता है। तो मान लेते हैं ये जो हॉलो स्फीयर है दिस हैज रेडियस कैपिटल R और इसका जो मास है दैट इज कैपिटल M। और अभी के लिए हमें निकालना है कि इस स्फीयर के बाहर कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बाहर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नीड टू फाइंड। सो लेट्स कंसीडर देयर इज अ पॉइंट विच इज आउटसाइड दिस स्फीयर समवेयर एट दिस पॉइंट। दिस इज आवर पॉइंट A और इस पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है जो कि सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है, यानी द पॉइंट A दैट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। और हमें निकालना है कि इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक तो लॉजिक डायरेक्ट है कि ये पूरे मास को सेंटर पे हम कंसंट्रेटेड कंसिडर कर लेंगे और पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा A पे होगा -gm/r। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, हालांकि इसको हम पूरा डिराइव करके दिखाते हैं यूजिंग द जनरल मेथड। सो हमें यहाँ पर फील्ड की वैल्यू पता है E आउटसाइड द स्फीयर, यानी एक स्फीयर के बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका फार्मूला हमें पता है दैट इज gm/r², ये इतना होता है। तो हमें E पता है और हमें V निकालना है। अगेन द सिचुएशन इज दिस वन। आप यदि थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो सिचुएशन में हमें E गिवन है, E हमें पता है कि gm/r² होगा स्फीयर के बाहर और V हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, अभी हम निकाल रहे हैं फिलहाल केस 1 में कौन सा, दिस इज केस 1, आउटसाइड द स्फीयर निकाल रहे हैं। सो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड कहने का मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट वी हैव इंटीग्रेशन dv माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट ऑफ dr। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव ओवर हियर। अब हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे कि हम मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होता है। सो इस केस में भी हम इन्फिनिटी से लेकर के सरफेस तक मूव करते हैं। मान लो इन्फिनिटी से लेकर सरफेस तक, यानी ये इन्फिनिटी है और ये सरफेस है, तो इसके बीच में ही कहीं आउटसाइड पॉइंट होगा। सो आउटसाइड पॉइंट कहने का मतलब बिटवीन इन्फिनिटी टू R। तो इन्फिनिटी से कैपिटल R तक मूव कर रहे हैं। कैपिटल R मूव ना करके स्मॉल r मूव करते हैं, मतलब पहले थे हम इन्फिनिटी पे और अब आ गए R डिस्टेंस, यानी सेंटर से पहले डिस्टेंस था इन्फिनिटी, जस्ट फोकस ओवर आवर फिंगर। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस था और बाद में R डिस्टेंस हो गया। पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस था, अब R डिस्टेंस हो गया। पहले इनफाइनाइट, अब R। तो इन्फिनिटी से लेकर R डिस्टेंस तक हम मूव किए। तो पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, जो कि V से लिख रहे हैं। ओके, अब dv का इंटीग्रेशन करेंगे दिस साइड। फ्रॉम हियर विल हैव dv इंटीग्रेशन दैट विल बी v और रेंज पुट करना है दैट इज v टू v एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इस साइड में यदि देखें तो माइनस माइनस रहेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारा मूवमेंट इन्फिनिटी से इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, बट डिस्प्लेसमेंट यदि इधर है तो फाइन इनिशियल डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे मान लो ये है हमारा इनिशियल डिस्टेंस और ये हो गया हमारा फाइनल डिस्टेंस। तो डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो फाइनली ये कम है और इनिशियली ज़्यादा था। इन्फिनिटी से इधर मूव कर रहे थे, इनिशियली ज़्यादा था डिस्टेंस, फाइनली कम है। तो कम माइनस ज़्यादा हमेशा ये नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब dr वेक्टर दैट वी नीड टू टेक एज नेगेटिव वेक्टर। ओके, और वो dr वेक्टर हम इधर कंसिडर कर रहे हैं और e भी इधर ही होता है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
बट स्टिल इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू पुट द साइन इनटू द इक्वेशन। तो साइन को कंसिडर करने के लिए ये सारी कहानी हमें करना पड़ता है। तो ई को ई रहने देंगे, डी आर के जगह हमारा माइनस ऑफ डी आर आ जाएगा और कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी राइट द इक्वेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर। यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट एंड एट द राइट साइड विल हैव माइनस ऑफ, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, cos 0 तो 1 हो गया। ई की वैल्यू आर डिस्टेंस पे यदि लिखें, किसी भी डिस्टेंस आर पे, हमें ई का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, दैट इज gm/r², जिसमें से gm को हमने बाहर निकाल दिया, gm/r², तो ये बचेगा dr डिवाइड बाय r²। कौन सा वैल्यू पुट किए हैं? ई की जस्ट वैल्यू पुट किए हैं आउटसाइड। ओके, सो gm/r² है, r² वेरिएबल है इसलिए अंदर, और dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस r। नाउ लेट्स गेट द वैल्यू। सो पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r है, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो 0 होता है, रेफरेंस हम इन्फिनिटी को मानते हैं। जैसे स्केल में 0 हमारा रेफरेंस है, उसी तरह हम मानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ओके, नाउ लेट्स कम टू ओवर हियर। सो दिस इज आवर gm फॉर्मूला, और 1/r² का यदि इंटीग्रेशन करें, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन यदि करें, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, x⁻⁻2 dx। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब पावर -1 डिवाइड बाय -1, -2 +1 हो जाता है, एक बढ़ जाता है, तो ये इतना हो जाएगा, और इसका मतलब है -1/x। तो कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यदि हमने पूछा कि अभी के लिए हमारा है 1/dr², dr/r², तो 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r आ जाएगा। सो -1/r, और रेंज हमें पुट करना पड़ेगा कहाँ से? r टू इन्फिनिटी। सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू फ्रॉम हियर। ओके, अब क्या करेंगे सर? अच्छा, ये जो माइनस साइन था, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया था, तो इस माइनस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है हमें, क्योंकि माइनस माइनस ये पहले ही हमारा प्लस कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। ओके, अब अपर माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -gm, माइनस को बाहर निकाल दिया हमने, -gm लिख दिया, 1/अपर लिमिट यानी r की जगह r, -1/लोअर लोअर लिमिट, जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, समथिंग बाय इन्फिनिटी मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, और फाइनली फॉर्मूला आ गया -gm/r, जो कि हम पहले भी लिख सकते थे बिना इतना मेहनत किए, बट स्टिल फील आ पाए टॉपिक में, इसलिए हमने इतना आपको डिराइव करके दिखाया कि एक स्फीयर के वजह से आउटसाइड पॉइंट पे हमें फील्ड की वैल्यू पता है, और फील्ड पता है और हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, और हमें उससे पता चला कि पोटेंशियल कितना होगा, -gm/r आउटसाइड पॉइंट पे। यदि हम ऑन द सरफेस की बात करें, ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? तो यही पॉइंट यदि सरफेस के ऊपर आ गया तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो ऑन द सरफेस, v ऑन द सरफेस, s मतलब सरफेस है, वो यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, यानी -gm डिवाइड अपॉन कैपिटल R, दैट्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, -gm/R। ओके, तो ये इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यदि इनसाइड पॉइंट की बात करें, ये तो आउटसाइड हो गया कि एक स्फीयर के, हॉलो स्फीयर के बाहर होता है -gm/r, सरफेस के ऊपर होता है -gm/R। अंदर में पोटेंशियल कितना होगा? तो अंदर में भी फील्ड हमें पता है, हॉलो स्फीयर यदि है तो केस 2 अब मान लेते हैं। सो वी हैव केस 2, केस 2 में इनसाइड निकालना है हमें, इनसाइड अ हॉलो स्फीयर। सो व्हाट विल बी द फील्ड इनसाइड? इनसाइड मतलब r इज लेस देन कैपिटल R, तो अंदर में कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट बेसिकली वी नीड टू फाइंड। तो अंदर के लिए इनसाइड पॉइंट पे यदि हम देखें, तो इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, लेट मी ड्रॉ अ हॉलो स्फीयर ओवर हियर अगेन। सो ये यदि एक हॉलो स्फीयर है और किसी अंदर वाले पॉइंट पे बोला है, सो दिस इज अ हॉलो स्फीयर, और इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, और किसी ने बोला है, इसका मास दिया हुआ है कैपिटल है, कि अंदर में एक कोई पॉइंट है, दैट्स अ B पॉइंट समवेयर ओवर हियर, इस पॉइंट के ऊपर कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर से सेंटर से डिस्टेंस है इसका कितना, स्मॉल r। तो इस पॉइंट के ऊपर यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो अंदर के तरफ, तो थोड़ा सा हम लॉजिक देखेंगे। E कितना होता है? E इनसाइड द हॉलो स्फीयर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है 0। ओके,
और E का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dV बाई dr। E इक्वल टू हमें फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। ये सिचुएशन था हमारा। ओके, तो ये हो जाएगा E इनसाइड मतलब V इनसाइड डिवाइड बाई डी आर, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो इसकी वैल्यू हो गया 0। अब डिफरेंशिएशन 0 हो गया किसी भी पैरामीटर का, इसका मतलब वो जरूर कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो v इनसाइड जो है वो हो गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो है, मतलब वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कितना, सरफेस पे, मतलब मान लो यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, यानी हर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अंदर में जाते ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, दैट विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। बट कितना होगा, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, यानी कांस्टेंट तो है बट ये है पोटेंशियल ऑन द सरफेस के बराबर। यानी जब बाहर थे पोटेंशियल चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ 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 तक सरफेस तक आते आते पोटेंशियल ऑन द सरफेस ये था माइनस ऑफ GM बाई कैपिटल R। अभी अभी हमने डिराइव किया था पोटेंशियल ऑन द सरफेस दैट इज माइनस कैपिटल M GM बाई R, कैपिटल R। और यही अंदर में जाते ही कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब उतना ही है जितना सरफेस पे है। सो V इनसाइड इज इक्वल टू V ऑन द सरफेस, और वो है माइनस ऑफ GM बाई कैपिटल R। और यही सिचुएशन हमें याद रखना पड़ेगा कि हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कितना होता है, जितना कि सरफेस के ऊपर होता है, और सरफेस पे कितना है, माइनस GM बाई R। तो किसी ने यदि पूछ दिया कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर, सेंटर पे कितना है, तो सेंटर भी तो अंदर ही है, तो सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही होगा माइनस GM बाई कैपिटल R, एंड दैट विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। आगे मूव करते हैं। तो ये पूरा कहानी था हॉलो स्फीयर का। नाउ विल टॉक अबाउट द सॉलिड स्फीयर। तो पहला केस क्लियर हो गया कि बाहर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस GM बाई R, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, और अंदर में कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के वजह से। सो नाउ वी हैव द सेकंड केस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बाहर यदि बात करें, बाहर तो वही रहेगा सर। तो केस 1 में मान लो बना देते हैं, या केस 2 जो भी बोलो। तो केस 1 मान लेते हैं अभी इनसाइड में पहले। सो केस 1 दैट इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अंदर में कितना होगा, बाहर में तो वही रहेगा, क्योंकि बाहर में हमने कहानी बताया जब भी बाहर जाते हैं सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट मास वाला फॉर्मूला आता है जो कि होता है माइनस GM बाई R। बट अभी के लिए फिर से हम केस 1 में जा रहे हैं, अंदर वाले पॉइंट पे, यानी इनसाइड। इनसाइड मीन्स R इज लेस देन कैपिटल R। आउटसाइड में हमारा वही रहेगा। सो लेट मी फर्स्ट राइट द आउटसाइड पॉइंट। तो केस 1 विच वी हैव दैट इज आउटसाइड। आउटसाइड यानी स्फीयर के बाहर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बाहर कितना होगा, ये हम फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि कोई भी स्फीयर है, बाहर में हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर यदि लिखेंगे, मान लो ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के वजह से रेडियस है हमारा भी कितना, कैपिटल R। सो दिस रेडियस ऑफ द इंटायर स्फीयर विच वी हैव दैट इज कैपिटल R, और मास इस स्फीयर का दिया हुआ है M, और बाहर में कहीं एक पॉइंट है। सो लेट्स कंसीडर दिस इज द सेंटर। बाहर में कहीं एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर इस स्फीयर के वजह से पूछा है, तो बाहर मान लेते हैं कोई A पॉइंट है समवेयर ओवर हियर। तो A पॉइंट के ऊपर यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R अगेन। तो R डिस्टेंस A पॉइंट बाहर के तरफ है, तो आउटसाइड पे निकालना है तो फॉर्मूला वही रहेगा जो हॉलो स्फीयर में था। क्यों, सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड कंसीडर करेंगे, तो आउटसाइड पॉइंट पे यानी V आउटसाइड, ये सिंपल वही फॉर्मूला हो जाएगा माइनस GM अपॉन R। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट यदि बात करें केस 2 यानी इनसाइड का, सो वी हैव नाउ केस 2 दैट्स इनसाइड द सॉलिड। इनसाइड पॉइंट कहने का मतलब है R लेस देन कैपिटल R। तो अंदर में किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट के ऊपर जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस पॉइंट के ऊपर कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट वी नीड टू फाइंड। लेट्स कंसीडर दिस इज पॉइंट B। इनसाइड है, अंदर है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो ऐसे केस में फिर से अब हमें डेरिवेशन, यानी हमें इनसाइड में अंदर वाले पॉइंट में बेसिकली क्या पता होता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर
जो फील्ड होता है वो पता है, और वो कितना होता है GMR डिवाइड अपॉन R क्यूब। तो ये हमें फील्ड पता है अंदर में, और हमें पोटेंशियल निकालना है, तो फील्ड यानी E गिवन है, V निकालना है। सो द सिचुएशन इज अगेन सेम, विल यूज द इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज माइनस ऑफ E डॉट ऑफ dr। तो जब E गिवन हो, V निकालना हो, तो ये फॉर्मूला हम जस्ट यूज करते हैं विद द इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन है मूव कहाँ से कहाँ करेंगे, तो हमें ऑलरेडी सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है कि सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा दैट इज नथिंग बट माइनस GM डिवाइड बाय R की जगह कैपिटल R आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी हम सरफेस से लेकर, सरफेस मतलब ये वाला पॉइंट से लेकर के ये वाले पॉइंट तक मूव करेंगे। तो सरफेस से लेकर इस पॉइंट B पॉइंट तक मूव करेंगे, फ्रॉम द सरफेस टू द B पॉइंट, यानी पोटेंशियल ऑन द सरफेस टू पोटेंशियल एट B पॉइंट, मतलब इनसाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी V इनसाइड। तो यहाँ पे V ऑन द सरफेस है, यहाँ पे V इनसाइड है, तो यहाँ से लेके अंदर मूव किए हैं, तो यहाँ पर सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R, यानी जब हम इस पॉइंट पे हैं, हमारे दोनों फिंगर को देखें, इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस है कैपिटल R, तो डिस्टेंस कैपिटल R। और जब इस पॉइंट पे चले गए तो डिस्टेंस हो गया स्मॉल r, जो कि अंदर वाला पॉइंट। ओके, सो दिस इज हाउ वी पुट द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट तो बाकी का सिंपल कहानी है। सो लेट अस राइट द वन मोर इक्वेशन फ्रॉम हियर, इसके बाद लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv, जो कि हो जाएगा v। ओके, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं। सो यहाँ से अब हम ऊपर लिखने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dv का इंटीग्रेशन हमारे पास v मिल जाएगा। रेंज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा v इनसाइड और ये हो जाएगा v ऑन द सरफेस। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, माइनस को माइनस रहने देंगे। अब ये a डॉट b है, तो a डॉट b में dr हमेशा हमने बोला था कि बाहर से, यानी कम हो रहा है, पहले ज़्यादा डिस्टेंस था, बाद में कम हो गया, तो dr वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब छोटा सा डिस्टेंस, इनिशियल मतलब बड़ा सा डिस्टेंस, कम माइनस ज़्यादा मतलब नेगेटिव आएगा, तो माइनस dr लिखेंगे, और cos तो 0 डिग्री होगा, डॉट प्रोडक्ट में जो cos आता है। ओके, अब इस वैल्यू को यदि देखें तो इधर हो जाएगा v इनसाइड माइनस v ऑन द सरफेस, एंड एट द राइट साइड विल हैव माइनस माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन रेंज को जरूर कैरी करना है, कैपिटल R से स्मॉल r। E की वैल्यू, तो E इनसाइड आ जाएगा हमारा। ओके, E इनसाइड वाला फॉर्मूला GMR बाई R क्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली GMR को पहले बाहर रख दे रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देंगे, तो ये हमारा है फॉर्मूला, जिसमें G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R क्यूब कांस्टेंट है, और बचेगा केवल ये R। तो R और पहले से यहाँ पे dr है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल R से लेके स्मॉल r। ओके, नाउ विल गेट द फाइनल आंसर इन फ्यू लाइन। सो V इनसाइड हमें निकालना है। ओके, ये जब उस साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा पोटेंशियल, प्लस हो जाएगा V ऑन द सरफेस, और इधर आके हमारा पहले से है GM डिवाइडेड अपॉन R क्यूब, और इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, R dr का इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा R बाई कैपिटल R। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, तो जस्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं। पोटेंशियल ऑन द सरफेस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि होता है माइनस GM बाई कैपिटल R। सो माइनस GM बाई कैपिटल R प्लस ऑफ, इधर अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं GM बाई कैपिटल R क्यूब। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, तो R की जगह पे R आ जाएगा, यानी R स्क्वायर बाई 2 आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 आ गया। ओके, अब जस्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। सो V इनसाइड हमें निकालना है, फाइनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GM इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और रेस्ट जो भी है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो GM बाहर हमने निकाल लिया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट मी राइट माइनस ऑफ GM डिवाइडेड अपॉन R, और उसके बाद ये प्लस, ये हो जाएगा GM R स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन, ये हो जाएगा R क्यूब, और ये 2 था तो यहाँ 2 आ गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा GM R स्क्वायर और R क्यूब कैंसिल होगा, तो नीचे R बचेगा और 2 पहले से। अब फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो तो ये है माइनस GM बाई R, और ये है माइनस GM बाई 2R, तो माइनस GM बाई R माइनस GM बाई 2R, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये है बेसिकली -1, और ये है -1 बाई 2, तो ये हो जाएगा -3 बाई 2। ओके, तो दोनों को यदि ऐड कर दें, एक लाइन में लिखें, तो ये हो जाएगा -3 बाई 2। सो V इनसाइड
दैट द वैल्यू विच वी विल हैव, ये हो जाएगा -3gm 3/2 हो जाएगा 2r, ओके। और इसमें बचेगा प्लस ऑफ gm r² डिवाइड अपॉन 2r³। अब हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल फार्मूला v इनसाइड। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, यानी कॉमन निकालेंगे कुछ, तो 3 को कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं gm को कॉमन, और नीचे से r बाहर निकालना चाहिए बट हम r³ बाहर निकालेंगे, तो r³ बाहर निकालें और 2 भी बाहर निकालें, तो ये हो गया gm डिवाइड बाई 2r³। और फाइनली ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा दैट विल बी 3। हमने r³ बाहर निकाला है बट यहाँ पे तो r ही था, तो यहाँ पे r² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो यही आएगा, ओके। और हमने माइनस बाहर निकाला, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे बचेगा केवल r²। सो दिस इज आवर फाइनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड अ व्हाट, इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। और ये फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बार बार आपसे यही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन मेक इट स्टार मार्क्स। तो gm बाई 2r² माइनस 3r² माइनस r², so that is the potential inside a inside a solid sphere। अब सारे फार्मूले को यदि हम एक साथ लिख दें तो आपके लिए ये काम बहुत ही इजी हो जाएगा। सो लेट अस राइट ऑल द फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी स्फीयर के सारे फार्मूले को एक स्लाइड में लिख देते हैं, तो आपको याद रखना ये इजी हो जाएगा। सो स्फीयर की यदि बात करें, सो वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ स्फीयर ओवर हियर। हमारे पास 2 तरह के स्फीयर हैं, ओके। तो एक है हमारा सॉलिड स्फीयर, the first one which we have that is solid sphere, and the second one which we have that is hollow sphere। तो एक है solid sphere और दूसरा है hollow sphere, ओके। तो पहले बात कर लेते हैं solid sphere का। so solid sphere पहले बात करते हैं hollow sphere का। हालांकि कोई भी लिख सकते हैं बट स्टिल आपको सीक्वेंस बार बार माइंड में एक ही फ्लो हो, hollow sphere, okay। So this is our first hollow sphere, and the second one which we have that is a solid sphere। So let me write the solid sphere। अब सारे फार्मूले को, पोटेंशियल और फील्ड दोनों का फार्मूले को यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, तो स्फीयर की कहानी आपको याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं फील्ड ड्यू टू, यानी फील्ड लिख देते हैं, तो E इनसाइड लिख रहे हैं। E इनसाइड अ हॉलो स्फीयर 0 होता है, और E आउटसाइड अ हॉलो स्फीयर ये कितना होता है, ये होता है माइनस नहीं होगा, फील्ड है ना, gm बाई r²। सो gm बाई r², तो ये हो गया फील्ड की कहानी। पोटेंशियल की यदि बात करें तो V इनसाइड ये उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, और ये होता है -gm बाई R। और V आउटसाइड की यदि बात करें तो ये हो जाता है -gm बाई r। ये हो गया पूरा किसका, हॉलो स्फीयर की कहानी। अब बात कर लेते हैं सॉलिड स्फीयर का। तो E इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, लेट मी राइट ओवर हियर, जगह की नहीं तो कमी पड़ जाएगा सर, ओके। तो इधर बाउंड्री बना देते हैं, चलो। हाँ, E इनसाइड की यदि बात करें, सॉलिड में होता है gmr डिवाइडेड अपॉन r³, और E आउटसाइड की यदि बात करें तो ये सेम होता है हॉलो और सॉलिड में, जो कि होता है gm बाई r²। अब V लिख लेते हैं, तो V की यदि बात करेंगे तो V इनसाइड, ये बहुत ही डेंजरस फार्मूला आया था जो अभी आपने डिराइव किया, यहाँ पे ये वाले फार्मूले की बात कर रहे हैं। V इनसाइड gm बाई 2r³ 3r² माइनस r², तो माइनस gm डिवाइड अपॉन 2r³ होल इंटू 3 कैपिटल R² माइनस ऑफ स्मॉल r²। इनसाइड की बात की, आउटसाइड तो वही रहेगा जो हॉलो स्फीयर की वजह से था, यानी -gm बाई r। तो ये सारे फार्मूले को हमने एक जगह लिख दिया, सो दैट यू कैन मेमोराइज ऑल द फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। आई होप ये सारा कहानी क्लियर होगा। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।